चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बाबर के बाद मुगल वंश का जो सबसे विद्वान शासक है हुमायूं के बारे में। और हुमायूं की जब हम बात करते हैं तो इसने जो शासन पर गद्दी पाई है, या दिल्ली सल्तनत जो खत्म हो चुकी है इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद, मुगल शासकों का रूल शुरू हुआ। बाबर सबसे पहला मुगल शासक। अब उसी का बेटा बैठेगा हुमायूं। और हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं की तबीयत बिगड़ने लगेगी तो फिर बाबर अल्लाह मियाँ से दुआ करेगा कि मेरे बेटे की तबीयत में सुधार दे, और बदले में मेरी जान के बदले तो उसकी जान बख्श दे। तो इस तरह की किवदंती चलती है। हुमायूं नामा में इसका जिक्र भी आता है, गुलबदन बेगम लिखती भी हैं कि इस तरह से हुमायूं की तरबियत में लगातार सुधार होता चला गया और बाबर जो है वो बिस्तर पर लगातार आता गया। और फाइनल में जैसे ही बाबर की हो गई डेथ, तो अब जो नया मुगल बादशाह गद्दी पर बैठेगा 1530 से 1556 तक, याद रखेंगे ये चीज, ये है दरअसल में कौन? हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हुमायूं का जो ये टाइम पीरियड है ये रेगुलर नहीं रहता। ये हुमायूं का टाइम पीरियड है, पहला है 1530 से 1540, मतलब 9.5 साल जो हुमायूं है, ये आपको याद रखना है कि ये हुमायूं जो 9.5 years जो है, ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ दिल्ली पर रूल करता है। दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगा। फिर दरअसल में क्या होगा कि सूरवंश का उदय होगा, और सूरवंश का उदय जब होगा तो निश्चित रूप में जो एक शासक है शेर खान सूरी के बारे में आपने सुना होगा, वो इसको हराएगा और 5 साल के लिए हिंदुस्तान से बेदखल कर देगा। तो फिर 5 साल बाद, मतलब 155 से सिर्फ 1 साल और सल्तनत की गद्दी फिर से इसको मिल पाएगी सूरी वंश का खात्मा करके। ये सब हम पढ़ेंगे। और इस तरह से 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह, मतलब 40 से लेकर यदि हम बात करें 1555, मतलब इन 15 वर्षों तक हुमायूं ने टोटल घुमक्कड़ों की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुमायूं के इन दोनों कार्यकालों को बड़े गौर से हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। हुमायूं जो है, इसकी माँ जो है, आप खुद देखिए, माहम बेगम, ये बाबर की पहली बीवी है। अगर हम बात करें इसके वालिद कौन हैं, बाबर, तो भारत में जिन्होंने मुगल साम्राज्य को नींव रखी थी, तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला जो व्यक्ति है, याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव जो रखेंगे वही है दरअसल में आपके बाबर। तो बाबर की सीख है किसको? हुमायूं को, कि ये संसार उसका है जो परिश्रम करता है, मतलब उसका है ये संसार जो हमेशा रात दिन मेहनत करना जानता है। ये बाबर का हमेशा कोट हुआ करता था हुमायूं को। हुमायूं की यदि हम जन्म की बात करें तो 1508 को अफगानिस्तान के काबुल में जो है हुमायूं, इसका जन्म हुआ है। अगर हम हुमायूं की बीबियों के बारे में देखें तो हुमायूं की पहली बीबी है बेगा बेगम। याद रखेंगे, ये बेगा बेगम ही वो हैं जिन्होंने 1500, अच्छे से देख लीजिए, 64 में हज किया था। इसलिए बेगा बेगम को ही इतिहास में हाजी बेगम का दर्जा दिया जाता है। और ये हाजी बेगम वही हैं जो हुमायूं का मकबरा बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो हुमायूं का जो मकबरा है, याद रखिएगा, वो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने ही बनवाया था, जो हुमायूं की पहली बीवी थी। अब जब हम आगे चलते हैं तो हुमायूं के जो दूसरी बीवी है, जिनका नाम है हमीदा बानो, याद रखेंगे, जो ये हमीदा बानो हैं, ये सिया संप्रदाय से ताल्लुकात रखती हैं। और अकबर जो है वो इन्हीं के गर्भ से जन्म लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमीदा बानो को ही हरम में एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम है मरियम मकानी। ये मरियम मकानी का टाइटल वो है जिसकी हरम में सबसे ज्यादा बातें सुनी जाती हैं, या जिसकी बातों को हमेशा तरबियत या तरजीह दी जाती है। अब यदि मैं बात करूं कि हुमायूं की एज सिर्फ 12 साल थी, तब हुमायूं जो है वो बदख्शां का सूबेदार बना था।
अब बात करते हैं हुमायूं के कुछ प्रतिद्वंदियों की, जिनके समय पर हुमायूं के बारे में हमको बहुत सी इंफॉर्मेशन या लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। तो हुमायूं का जो सबसे पहला प्रतिद्वंदी था वो गुजरात का शासक था, इसका नाम है बहादुर शाह। और बहादुर शाह इसलिए हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी था क्योंकि बहादुर शाह जो है वो अफगानों को शरण देता था। तो अफगानों को शरण देने के कारण ही मुगलों के शुरुआत से अफगान शत्रु रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगलों ने जो सत्ता छीनी थी वो लोदियों से मतलब अफगानियों से ही तो छीनी थी, और इसी बात की खुन्नस खाए हुए हैं कौन? अफगानी। तो सभी अफगानी जो हैं वो मुगलों को हटाना चाहते हैं और बहादुर शाह उन्हीं अफगानियों को सह दे रहा है। हुमायूं का जो सौतेला भाई है जिसका नाम है कामरान, ये भी हुमायूं की जड़ों को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये कामरान है ये शेरशाह सूरी के साथ पत्र व्यवहार करता था, और शेरशाह सूरी के साथ पत्र व्यवहार करके शेरशाह सूरी की जो कमियां, माफी चाहता हूं, हुमायूं की जो कमियां होती थी उनको शेरशाह सूरी को हमेशा बताता रहता था। तो कहने का मतलब है कि अपने घर में ही विभीषण पाल रखा था हुमायूं ने कामरान के रूप में। तो कामरान हमेशा छोटी बड़ी हर चीज की इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर करता रहता था? पत्र व्यवहार के जरिए शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी को काफी मदद मिली हुमायूं की आंतरिक व्यवस्था को समझने के लिए, जिसका फायदा उसको चौसा और बिलग्राम के युद्ध में भी हुआ था। सूरवंश का जो संस्थापक है नो डाउट उसका नाम है शेरशाह सूरी। तो जी हाँ, ये जो शेरशाह सूरी है जो सूरवंश का संस्थापक है, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसके बारे में तो पूरी डिटेल से ही हम बातें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राज्याभिषेक की। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो बाबर की मृत्यु होने के बाद 30 दिसंबर 1530 को सिर्फ 22 साल की एज में एक बच्चा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं। तो इस तरह से अपने फादर की डेथ के बाद एट द एज ऑफ 22 जो है राज्याभिषेक करवाया गया हुमायूं का। अब यहां सबसे काम की बात यह है कि बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो हुमायूं था, बाबर का दूसरा बेटा कामरान था, बाबर का तीसरा बेटा असगरी था, और बाबर का चौथा बेटा था हिंदाल। अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब जैसे ही हुमायूं जो है वो शासक बना, तो तुर्की परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन, या मुगलिया परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। तो तुर्की परंपरा के अनुसार, क्योंकि मंगोल पिता पक्ष की तरफ से तो तुर्की है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दिल्ली और आगरा, याद रखेंगे, हुमायूं ने स्वयं के लिए दिल्ली और आगरा का अधिकार क्षेत्र मुकर्रर रखा कि मैं इस जगह पर रूल करूंगा। अब अपने भाइयों में सल्तनत का बराबर बंटवारा करते हुए असगरी को संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, और कामरान जो है इसको काबुल और इसी को कांधार दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि साम्राज्य का बराबर विभाजन कर दिया अपने भाइयों ने, अपने भाइयों में अपने पिता की डेथ के बाद। किसने? हुमायूं ने। अब बात करते हैं कि हुमायूं का सबसे पहला आक्रमण कब होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। बहादुर शाह जो सबसे प्रमुख शत्रु है किसका? हुमायूं का। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है, मालवा पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाने की कोशिश करता है, और मालवा पर चंदेरी के युद्ध में बाबर ने विजय पाकर मालवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह जब मालवा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, हुमायूं बहादुर शाह की शक्ति को कम करने के लिए, हुमायूं जो हैं ये अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी बहादुर शाह की शक्ति को कम करने के लिए, शक्ति को कम करने हेतु या कम करने के लिए, अच्छे से देख लीजिए, हुमायूं जो हैं वो 1531 में कलिंजर के जो शासक हैं प्रताप रुद्र देव, इन पर अटैक करते हैं।
और जैसे ही प्रताप रुद्रदेव पर अटैक करते हैं और हुमायूं को इस आक्रमण में फतेह हासिल होती है, तो बहादुर शाह तत्काल वहीं रुक जाते हैं। तो इस तरह से हुमायूं का जो पहला अटैक था वो बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए मालवा में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर हुआ था। दोहरिया की बात यदि करें तो दोहरिया जो है यहां पर भी युद्ध किया है हुमायूं ने, और दोहरिया का जो युद्ध है इसमें हुमायूं की जो सेना होती है वो अफगान सरदार महमूद खां लोदी से टकराती है। याद करिए ये वही महमूद खां लोदी है या यह वही महमूद लोदी है जो घाघरा के युद्ध में सारे अफगानों को संगठित करके लाया था बाबर के खिलाफ। लेकिन उस समय वो युद्ध स्थल से भाग निकला था या भाग पाने में सक्षम हो गया था, और फिर उसके बाद वो बाबर के बेटे हुमायूं के शासक बनने के कुछ समय बाद उसके लिए भी चुनौती बनता है, और महमूद खान लोदी बचे हुए अफगानों को सम्मिलित करके या संगठित करके दोहरिया के वॉर में लाता है, और दोहरिया के वॉर में लाकर वो किसको समाप्त करना चाहता है पूरी तरह से, अफगान शक्ति जो है वो मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में होगा, क्योंकि हुमायूं जो है वो महमूद लोदी को हरा देता है। तो इस तरह से दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते कि महमूद लोदी से हुमायूं की जो लड़ाई है वो किस युद्ध के रूप में जानी जाती है, दोहरिया। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलिंजर के किले का आक्रमण किसका पहला आक्रमण था, याद रखेंगे आप, तो कलिंजर के किले का आक्रमण पहला आक्रमण था किसका, हुमायूं का। लेकिन शेरशाह सूरी का अंतिम विजयी अभियान था कलिंजर का किला, और उस समय वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव राय नहीं बल्कि कीरत सिंह था। अब बात आती है हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की, जो हुमायूं को कुछ समय के लिए हिंदुस्तान से निर्वासित कर देगा, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं का पहला सामना होगा चुनारगढ़ के दुर्ग में। तो याद रखिएगा कि चुनारगढ़ का, यहां थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूं, चुनारगढ़ का घेरा। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल में चुनारगढ़ का प्रथम घेरा ये है क्या, चुनारगढ़ का घेरा मतलब चुनारगढ़ के किले को हुमायूं ने पूरी तरह से घेर लिया। कब, 1532 में। याद रखेंगे ये 1532 में, थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ। और इस किले को घेर लिया गया। अब ये किला किसके अधीन था, तो ये किला दरअसल में शेरशाह सूरी के अधीन था, और शेरशाह सूरी ने एक विधवा महिला थी मलिका लाड, इससे विवाह करके इस पूरे किले को अपने अधीन कर लिया था। मतलब शेरशाह सूरी की एकमात्र ऐसी शख्सियत है पूरे मुगल काल में जो साम्राज्य विस्तार का तरीका विवाह करके ढूंढता है, और आगे इसी अप्रोच को बाबर भी, माफी चाहता हूं, अकबर भी भुनाएगा। तो कहने का मतलब है कि शेरशाह सूरी ने मलिका लाड से विवाह किया। मलिका लाड के पास ही दरअसल में चुनार का किला था। तो जैसे ही शेरशाह सूरी की मलिका लाड से शादी होगी तो चुनार का किला जो है या चुनार जो है क्षेत्र वो किसके अधीन आ जाएगा, शेरशाह सूरी के अधीन आ जाएगा। तो लीजिए, शेर खां और हुमायूं इनके बीच में एक समझौता हुआ है, और शेर खां और हुमायूं के बीच में ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि भले ही हुमायूं ने किस किले को अपने अधीन कर लिया था, तो भले ही हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले को अपने अधीन कर लिया था, और काफी लंबे समय तक चुनारगढ़ के किले के चारों तरफ घेरा भी डाला रहा, लेकिन इसका परिणाम कुछ खास नहीं निकला। बल्कि शेर खां और हुमायूं के बीच में आपसी सुलह हो गई, आपसी समझौता हो गया। इस समझौते में यह चीज बोली गई कि हुमायूं जो था उसने शेरशाह सूरी को उसका किला वापस कर दिया। बदले में शेरशाह सूरी का एक बेटा है जिसका नाम है कुतुब खां, इसको अफगानी सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में एज अ ट्रस्टी के रूप में भेज दिया। तो इस तरह से कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि चुनारगढ़ का प्रथम घेरा जो डाला था चुनारगढ़ को पाने की चाहत में, क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा पर यह बना किला बहुत अहम हो जाता है, बिहार वगैरह में एंट्री आसान हो जाती है, इसी की चाहत में हुमायूं ने इस किले को अपने अधीन करना चाहा। लेकिन
एक समझौते के तहत, याद रखेंगे यहाँ मेन वर्ड है समझौते के तहत, दरअसल में ये जो किला है ये किसके अधीन ही रहा? तो ये किला जो है शेरशाह सूरी के अधीन ही रहा, हुमायूं ने खुद दिया, बदले में उसके बेटे को अपने साथ रख लिया। और ये इस बात की गवाही थी कि आप कभी भी मुगलिया सल्तनत के अगेंस्ट में नहीं जाओगे या गद्दारी नहीं करोगे। तो इस तरह से साल 1532 में हुमायूं ने समझौता कर शेरशाह सूरी के साथ में, लेकिन शेरशाह सूरी के साथ साल 1530 में ऐसा कुछ हुआ और धीरे धीरे हुमायूं का जो प्रतिद्वंदी है शेरशाह सूरी, ये अपनी ताकत बढ़ाते 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 1532-33 में पूरे दक्षिणी बिहार का स्वामी बन गया। तो ये बहुत जरूरी हो गया हुमायूं के लिए कि शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में किसी भी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करके इसको रास्ते से हटाया जाए। तो भले ही पहला जो सामना है वो समझौते के तहत समाप्त हो गया, लेकिन इसी दौरान मैंने आपको बताया कि 1534 में शेर खां ने एक लड़ाई लड़ी है जिसको कहते हैं सूरजगढ़ की लड़ाई। और सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के जो शासक थे, बिहार के जो शासक थे और ये अफगानी शासक थे, इन दोनों को हरा दिया। और इस तरह से संपूर्ण बंगाल और बिहार का मालिक बन गया कौन? शेरशाह सूरी। और जब मालिक बन गया शेरशाह सूरी तो फिर रुपए पैसे भी बहुत होंगे। हुमायूं को यह पता चला कि शेरशाह सूरी जो है इसका पूरा जो रुपया और पैसा है, मतलब जो राजकीय खजाना जो है, ये चुनारगढ़ के किले में है। तो बस चुनारगढ़ के किले को पाने की चाहत में, या चुनारगढ़ के किले में जो खजाना है उसको पाने की चाहत में हुमायूं ने एक बार फिर से चुनारगढ़ का दूसरी बार घेराव शुरू किया। जो पहली बार घेराव किया था वो समझौते के तहत समाप्त हो गया, लेकिन यहां 6 महीने पड़ाव डालकर फिर वो बैठा रहेगा हुमायूं। और इतने समय में, मतलब 6 महीने में, याद रखेंगे आप जो मैं बात बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में ही शेर खां ने अपना सारा का सारा जो खजाना है वो रोहतासगढ़ को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस खजाने को पाने की चाहत में शेरशाह सूरी अपना ज्यादा टाइम, माफी चाहता हूं, हुमायूं अपना ज्यादा टाइम लगा रहा था, वही खजाना देखते देखते मात्र 6 महीने में रोहतासगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया। अब हुमायूं उसी खजाने को पाने की चाहत में जब आगे बढ़ेगा तो पहुंचेगा बंगाल। तो बंगाल जब पहुंचेगा तो बंगाल की जो राजधानी है, याद रखिएगा गौड़, वहां के स्थानीय अफगान सरदारों से लड़ाई होगी। चूंकि हुमायूं है मुगल और बंगाल की गौड़ जो राजधानी है वहां के अफगान सरदार अफगानी हैं, फिर से पुरानी रंजिश निकल कर आएगी। तो हुमायूं गाजर मूली की तरह सारे अफगानों को छांटेगा, मतलब अत्यधिक मौतें होंगी। और इन अत्यधिक मौतों से हुमायूं जो है वो नाम बदल कर रखेगा जन्नताबाद। तो किस जगह का नाम हुमायूं बदल कर जन्नताबाद रखेगा? ये आपको याद रखना है, बंगाल का। तो बंगाल का नाम जन्नताबाद हुमायूं ने क्यों रखा? क्योंकि रोहतासगढ़ बिहार में शिफ्ट हो चुका है खजाना, तो अब उस खजाने को पाने के लिए पहले बंगाल आना पड़ेगा, देन बिहार आना पड़ेगा। तो इसलिए बंगाल में ये भीषण रक्तपात हुआ। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, और ये चीज आपको शायद पता भी होगी बहुत अच्छे तरीके से, कि साल 1530 में, याद करिए घाघरा के युद्ध में, साल 1530 में घाघरा का युद्ध हुआ था। उससे ठीक एक साल पहले 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ, जो कि एक राजपूत राजा था, बाबर की तरफ से एक व्यक्ति लड़ा था जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में बाबर की पूरी सैन्य व्यवस्था को समझ लिया था। और पूरी सैन्य व्यवस्था को समझकर शेरशाह सूरी ने 1530 में स्टेटमेंट कोट किया था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं पूरे मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे उनकी नीतियां पता है कि वो तोपखाने कब यूज करते हैं, खंडक खुदवाते हैं, किस तरह से अटैक करते हैं, तो मुझे उनकी सारी नीतियां पता है। अगर सारी नीतियां आपको पता हो जाएं तो फिर आप उसके अगेंस्ट में बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं।
तो आगे जो आप ये दो युद्ध देख रहे हैं, पहला चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराकर यह बात सिद्ध कर दी कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। हालांकि चौसा का युद्ध सिर्फ शुरुआत था, पूरी तरह से पोटली बांध देंगे और पूरी तरह से जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, या पूरी तरह से हिंदुस्तान से निर्वासित कर दिया जाएगा ईरान में दरबदर की ठोकर खाने के लिए। कब? बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। तो 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक लड़ाई होगी। इस लड़ाई का परिणाम यह निकलेगा कि शेरशाह सूरी जो हैं वो भारत में सूरवंश की स्थापना करेंगे और मुगल सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लेकिन काफी कम टाइम के लिए, भले 5 सालों के लिए ही क्यों ना हुई हो, लेकिन शेरशाह सूरी ने जो स्टेटमेंट यूज किया था वो उसने तो पूरा करके दिखाया। तो अब हमको इन्हीं एक एक युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। चौसा का युद्ध और चौसा का युद्ध और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चौसा के युद्ध को पढ़ते हैं, चौसा के युद्ध को समझते हैं।